क्वेश्चन है, इसको 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये जो है सिलेंडर को ऐसे स्ट्रिंग से ऐसे स्ट्रिंग को उल्टे करके एक उसका एंड पॉइंट ऐसे उसको हम लोग फोर्स ऐसे दे रहे हैं। तो जब इसके टेंजेंशियली स्ट्रिंग ऐसे आया होगा ना, टेंजेंशियली ऐसे आया होगा स्ट्रिंग, क्लियर ना? तो जब यहाँ पे खींचेंगे तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, जब स्ट्रिंग से खींचेंगे तो ये रोटेट करेगा, क्लियर? तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होगा? तो बोलेंगे टॉर्क का फार्मूला होगा इसमें, तो ये स्ट्रिंग है यहाँ पर, स्ट्रिंग यहाँ पर होगा, एक्सिस ये है, तो टेंशन इधर होगा, टेंशन इधर होगा, तो टेंशन का लाइन यही है, एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। मतलब जो फोर्स टेंशन वाला लग रहा है तो टेंशन वाला फोर्स इनटू रेडियस, वही टॉर्क है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू R इनटू F डायरेक्ट, R रेडियस 0.2, F कितना 40 न्यूटन, कितना आ गया 8। फिर I कितना आया ml² 2, सॉलिड है तो ml²2 एक्सिस के वो m r by 2 0.04, तो अल्फा इक्वल टू 8 by 0.04 कितना आ गया 200 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 200 कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इतना मास कम है, रेडियस कम है कि इतना बहुत तेज रोटेट कर रहा है, 200 मतलब ज़्यादा चलाता है। कि नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू नहीं, हाँ थीटा इक्वल टू इनिशियली वो रेस्ट में था, कुछ नहीं दिया तो रेस्ट में, कुछ नहीं दिया तो रेस्ट में, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखिए कितना रेवोल्यूशन हुआ 3, तो 3 into 2 पाई इक्वल टू 1/2 अल्फा 200 टी स्क्वायर 100, तो 6 पाई बाई 100 कर दो। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या पूछ रहा था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी 0 200 इनटू टाइम आ गया रूट में 6 पाई बाई 10 मतलब 20 रूट 6 पाई रेडियन पर सेकंड। नोट कर लिया आपको? एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा था, दूसरी बार जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन देकर के टेंशन पूछा था। और एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया था और टेंशन पूछ लिया था, तो तरीका वही होगा। इसमें टेंशन दिया था, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे ये न्यूटन लॉ में क्वेश्चन किए होंगे आप लोग, क्लियर ना। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, न्यूटन लॉ में हम लोग दोनों का एफडी बनाते थे, M1G टेंशन ऊपर, स्ट्रिंग एक है, कंडीशन था यहाँ पर ये स्मूथ होना चाहिए, क्लियर ना। तो जब ये स्मूथ होता था, किससे किसके बीच स्मूथनेस है, ये स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच स्मूथ है, तो ये स्लिप कर जाता था टेंशन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग स्लिप करता था, तो ये स्ट्रिंग पूरा एक मानते थे और एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता था, इसीलिए दोनों टेंशन सेम होता था। और यहाँ पर M2G और इक्वेशन क्या बनाते थे, कंडीशन ये मान करके कि कोई एक ज्यादा मास है एक कम है, तो अगर एक ज्यादा एक कम होता था तो ज्यादा वाले का नीचे की तरफ एक्सप्रेशन और कम वाले का ऊपर की तरफ, फिर दोनों का इक्वेशन क्रिएट करते थे। इक्वेशन क्रिएट करके जब सॉल्व करते थे तो वहां से एक्सप्रेशन इक्वल टू आता था ज्यादा मास में से कम मास घटा करके G से मल्टीप्लाई करते थे और दोनों मास को हम लोग जोड़ करके डिवाइड करते थे। जो टेंशन आता था वो आता था 2m1 m2 by m1 plus m2 into G। शायद इसको देख कर कुछ याद आ रहा होगा, रिड्यूस मास, मतलब अगर ये रिड्यूस मास है तो टेंशन किसी में भी 2mg के बराबर आता है, क्लियर। इस बार टेस्ट में आया भी था रिड्यूस मास का वैल्यू क्या होता है, दो मास देकर के। तो प्रोसेस ये होता था हम लोग के न्यूटन लॉ में जो हम लोग सॉल्व करते थे। अब रोटेशन में भी आएगा, अब देखिए रोटेशन में कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम लोग M1 M2 मान करके सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल रहता है तो वो जोड़ कर करके एक सिंपल आ जाता है, लेकिन हम लोग M1 M2 के टर्म में सॉल्व करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I, क्योंकि पता नहीं क्या है, ये रिंग है कि डिस्क है कि क्या है, अननोन, सिलेंडर भी हो सकता है इस डायरेक्शन में सिलेंडर, क्लियर ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I है और इसका रेडियस मान लिया R। अब देखिए यहाँ पर स्मूथ मानते थे न्यूटन लॉ में, तब ये स्टडी करते थे। रोटेशन में यहाँ पर स्मूथ नहीं होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा, पहला तो अंतर ये है। दूसरा अंतर, न्यूटन लॉ में पुल्ली को हम लोग मासलेस मानते थे। क्या मानते थे कि पुल्ली जो है वो मासलेस है, मास जीरो है। यहाँ पर इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने का मतलब ही है कि मास है, क्लियर, बिना m के I नहीं आएगा। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको अगर समझना है तो आप जो कुएं से हम लोग बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी से भरा हुआ, तो उसमें जो पुल्ली होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता है कि पुल्ली से होकर के जो स्ट्रिंग जा रहा है, रस्सी जा रहा है, वो स्लिप नहीं करता है, वो उस पुल्ली को भी रोटेट कराता है। जो कुएं के बाहर लगा होता है, आप मूवी में देखे होंगे, यहाँ पे भी कहीं यूज होता है, तो पुल्ली भी रोटेट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर फ्रिक्शन है तो स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच फ्रिक्शन लगेगा। अगर हम कंडीशन रखते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1, तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। जब ये इधर इधर जाएगा तो फ्रिक्शन होने के कारण ये पुल्ली भी रोटेट करेगा। ये ज्यादा मास है तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये पुल्ली को किधर रोटेट कराएगा, ऐसे, क्लियर। अच्छा, पुल्ली का रोटेशन ऐसे कैसे हो पाया? अगर आप पुल्ली का एफडी बनाएं, अपने जगह तो फिक्स है ऊपर, अगर पुल्ली का एफडी बनाएंगे तो टेंशन इधर लगेगा और इधर लगेगा। चलिए इस टेंशन को T और T मानेंगे, अलग अलग मानेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग A तो टेंशन भी A। हम न्यूटन लॉ यही बोला करते थे, स्ट्रिंग एक तो टेंशन एक, तो यहाँ पर टेंशन एक ही रहेगा, उसके जैसा या अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा, कितने बच्चे बोल रहे हैं? हाँ, अलग अलग रहेगा। और
क्यों नहीं रहेगा? बताइए आप। फ्रिक्शन आ जाएगा। आप बताइए। फ्रिक्शन है तो उससे क्या हो जाएगा? हम बोला स्ट्रिंग एक तो टेंशन है, सर, तो अपोज करेगा ना। अपोज किया तो ठीक है, अपोज किया तो ठीक है, तब भी बोले टेंशन है। बोलो क्या ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्या पॉइंट है जो उसको गलत ठहरा देगा? कोई बच्चा बताए? और कोई? हमें कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहिए ना। देखिए अगर दोनों टेंशन सेम होगा, आप खुद सोचिए कि ये अपनी तरफ घुमाना चाहेगा, ये अपनी तरफ घुमाना चाहेगा। अच्छा, ये जब अपनी तरफ घुमाना चाहेगा तो कितने से घुमाना चाहेगा? रेडियस एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, रेडियस ये है। इधर की बात करें तो ये है स्मॉलर। अपने टॉर्क ये कितना देगा? ये टॉर्क कितना देगा? इसका टॉर्क आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर टीआर। ये टॉर्क कितना देगा? ये भी टीआर देगा। पता है ये इधर प्लस में दे रहा है तो ये किधर? उसके अपोजिट दोनों मिल करके प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अब बताइए कि जब नेट टॉर्क ही नहीं है तो कैसे घूमेगा पूरी? किसी बॉडी, कोई भी बॉडी तभी घूमता है जब टॉर्क होता है। कोई बॉडी तभी चलता है जब नेट फोर्स होता है। वैसे ही कोई बॉडी तभी घूमता है जब नेट टॉर्क होता है। तो जब टेंशन दोनों सेम, तो दोनों डायरेक्शन में आने वाला टॉर्क भी सेम, तो नेट टॉर्क जीरो। तो घुमा कैसे? घुमाने वाला कौन था? कुएं के ऊपर जो पुली लगा था घुमा कैसे? फिर क्वेश्चन ये उठता है, या तो पहले कोई कूदा हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं मानता ना। तो इसके घूमने का, अच्छा किधर घूमेगा ये बताइए? प्रैक्टिकली सोच बताना। ये कहां से आता है? ये कहां से? किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि सेम नहीं होंगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि ज्यादा कौन होगा? टेंशन कौन ज्यादा होगा? T2 ज्यादा कि T1 ज्यादा? ये T2 है, ये T1 है। T2 ज्यादा कि T1? T2। तो यहाँ दो पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट ये सीखे कि टेंशन सेम नहीं होगा। अच्छा सेम नहीं होगा तो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट में भी कौन ज्यादा होगा? जिधर का मास ज्यादा होगा। मतलब T2 ये, T1 ये गलत, और T2 ज्यादा होगा T1 से। यहां तक हो जाए लोग एक एक करके। अब बताइए इसमें जब ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन, रोटेशनल क्वेश्चन में दो इक्वेशन पढ़ते हैं। एक प्योर ट्रांसलेशनल स्टडी करके m बराबर m वगैरह वगैरह। दूसरा प्योर रोटेशनल स्टडी करके टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वगैरह वगैरह। क्लियर? ये रोटेट कर रहा है कि ट्रांसलेट कर रहा है? ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मोशन स्टडी करेंगे? रोटेशनल मोशन का स्टडी करेंगे। अच्छा ये रोटेट कर रहा है ट्रांसलेट कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। इसका मतलब इसका ट्रांसलेशनल जो न्यूटन लॉ में लोग पढ़े थे उसका स्टडी इक्वेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। क्लियर? अच्छा कितने बॉडी यहाँ पर दिख रहे हैं? तीन बॉडी, पुल्ली M1 M2। जितने बॉडी उतने इक्वेशन बन जाएंगे। तो कितने इक्वेशन बने? अननोन कितने हैं? तीन का। सुन में ताल मिला रहा है। दिमाग आई? अननोन गिनिए। T1 एक अननोन, T2 दूसरा अननोन। एक्सेलरेशन आएगा दोनों का तीन अननोन, चार कहाँ होता है? ये भी तो तीन, चौथा कैसे आ गया यहाँ पर? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 सेंटीमीटर जाएगा तो 1 से, ऐसा चमत्कार नहीं होगा। जो लॉजिकल है सब चीजें, सब लॉजिकल है। ये एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन तो सेम होगा।
अच्छा उसी को मिला करके 4 हो गया था ना, वो एक ही है। तो T1 T2 एक्सेलरेशन दोनों का और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका, क्योंकि अब इसका स्टडी करेंगे तो F बराबर ma की जगह क्या आएगा, यहाँ पर रोटेशनल स्टडी में क्या आएगा, टाउ इक्वल टू तो टाउ पता है क्या, टॉर्क पता है T1 T2 के टर्म में, जो कि हमको पहले से अननोन है। T1 T2 के टर्म में हमें टाउ पता है, लेकिन वो पहले से ही क्या है, तो अभी वेरिएबल बढ़ा नहीं। अच्छा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई पता है क्या, दिया है, अल्फा पता है क्या, नहीं दिया है। कितने अननोन, कितने इक्वेशन, एक और है जो प्योर रोटेशन को प्योर ट्रांसलेशन से जोड़ता है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। दोनों को जोड़ने का एक जरिया है, एक बार बोले थे स्टार्टिंग में सर, क्या बताइए, दोनों को जोड़ने वाला V को ओमेगा से जोड़ता है R, A को अल्फा से जोड़ता है R, फोर्स को टॉर्क से जोड़ता है, ऐसा नहीं है भाई, क्लियर ना, हर जगह नहीं होगा ना, यहाँ होगा। फिलहाल हमें ये यूज करना है, क्लियर, इसको यूज करना है। देखिए ये जो अभी तक हम बोल रहे थे ये प्रोसेस था जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, हम एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक हम क्या पाए, दोनों को क्या मानेंगे, डिफरेंट टेंशन T2 और T1, इसका एफडी बना दिया, ठीक है, इसका एफडी बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका T1 ऊपर, M1G नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, इसका बताइए एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, M2G नीचे। ये इधर की तरफ इक्वेशन क्या बनेगा, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A, इसका नेट टॉर्क क्या होगा, T2R, ये टॉर्क ज्यादा माइनस ये वाला T1R, नेट टॉर्क क्या देता है, आई अल्फा, यहां से R कॉमन ले लेंगे, R को डिवाइड कर देंगे, तो एक ये इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया, तीसरा इक्वेशन, यही न्यूमेरिकल दिए रहते तो सब सिंपल इक्वेशन आते, क्लियर ना। ये थोड़ा एक्सप्रेशन वर्ड इसलिए ज्यादा है क्योंकि सब कुछ माना गया है। अब अभी एक जो है रिलेशन इसके ओमेगा में, इसके ओमेगा नहीं, इसके अल्फा में और इसके एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये किसका एक्सेलरेशन है, बोलेंगे इस पुल्ली का जो पेरीफेरी है ये सर्कमफ्रेंस का एक्सेलरेशन है, और ये अल्फा क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन इस पुल्ली का, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें तब भी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, चाहे एक्सिस के पास वाले की बात करें उसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, चाहे उसके रिम पर जाकर बात करें, पेरिफेरी पर जाकर बात करें, सर्कमफ्रेंस पर जाकर बात करें, उसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। हाँ, जब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब चौथा इक्वेशन मिलेगा a = r इनटू अल्फा, ये हो जाएगा चौथा इक्वेशन, क्लियर। ये चार जो है इक्वेशन हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से जब चार इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसमें, तो एक्सेलरेशन आता है a = m2 minus m1g divided by m1 plus m2 plus I by r square, ये आता है एक्सप्रेशन। पता नहीं, अभी सॉल्व करना होगा, मतलब जहाँ तक भी याद है यही आता है। अब यहाँ पर जैसे मास इसका 0 हो गया तो यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, रिजल्ट पूरा नहीं मिलता है, पर सॉल्व करके चेक करिए, पता नहीं एक तो एक्सप्रेशन छूटे तो हो जाएगा। वैसे याद नहीं करना आपको,
प्रोसेस पता है, न्यूमेरिकल का वैल्यू दिया रहेगा, कठिन नहीं है। ये पहली बार हम समझा रहे हैं तो उसका कठिन लग रहा हो, ये कठिन नहीं है। देखिए पहली बार समझा रहे हैं इसलिए T1 T2 अलग माना गया, रीजन बताया, फिर इक्वेशन बनाना पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ये सब आदत में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हम लोग ये तो पहले से जानते थे, ये तो पहले जानते थे। टॉर्क निकालना अलग से हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो टॉर्क से ही आ गया, उसी से ही आया है, तो 3 तो फ्री में इक्वेशन मिल रहे हैं, चौथा तो महा फ्री है, वो तो पता नहीं कब से मिला हुआ है, सर्कुलर मोशन से, तो सभी तो नॉर्मल ही तो हैं, कठिन कहाँ मिला, कुछ नहीं। ठीक है, अरे भाई ऐसे क्यों आपको देखना है, जैसे ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें ये तो न्यूटन लॉ में कई बार ये सॉल्व किए हुए हैं, अब दिक्कत की बात करते हैं हम लोग ना, इसमें कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? अच्छा, इसमें 2 फोर्स लगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक प्लस में टॉर्क देगा, दूसरा माइनस में, फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल टू इसका टॉर्क, इसका फोर्स इनटू डिस्टेंस इसका टॉर्क, इस टॉर्क में से ये टॉर्क घटाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, और इसमें कोई दिक्कत, तो 4 इक्वेशन मिल गया, चलो सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आप करते हैं। एक बात और, अगर थोड़ा टफ उठाते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये मत निकले नीट से आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सिलेबस को चेक करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। रैंडम ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है रोटेशन के जो कि बिल्कुल ऊपर से उड़ने वाला है, वो आउट ऑफ नीट है, क्लियर ना? तो अगर हम यहाँ पे करवा रहे हैं तो बिल्कुल बाकायदा पूरा चेक करके कि नीट के लेवल का है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं, वो ध्यान में रखते हुए बताते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में घूमते फिरते इसके बारे में चेक मिल जाएगा। हो गया? अब इन दोनों को दो मत देखिए, इसको एक ही देखिए, क्लियर ना? कैसे?
इन दोनों को दो न देख करके एक ही देख के अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, a बाई आर, आर को डिवाइड करिए a बाई आर, तो a बाई आर यहाँ पर रख देंगे अल्फा की जगह, अल्फा जगह a बाई आर रख देंगे, तो क्या ये बनकर आएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू आई a बाई, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पर अब हमें मतलब केवल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और 5 से है। अब 3 इक्वेशन हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या किया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कि तीनों को जोड़ दिया। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि सब गायब हो जाएंगे। क्या तीनों को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और 5 को जोड़िए, देखिए t1 t2 तीन ही अननोन है अभी, इसमें तो तीन ही अननोन है ना, तो देखिए t1 t2 गायब हो रहा है क्या, हो गया, तो एक्सप्रेशन आ ही गया। तीनों इक्वेशन जोड़िए, यहां से आ गया m2g माइनस m1g इज इक्वल टू a कॉमन m1 प्लस m2 प्लस i बाई r स्क्वायर। अब a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू g कॉमन m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 प्लस i बाई r स्क्वायर। क्या वही लिखा था क्या पहले? हाँ वही लिखा था। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 0 हो गया तो क्या वो न्यूटन लॉ रिजल्ट से मैच करेगा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो न्यूटन लॉ से मैच करेगा। यस। अभी क्या बोले बस, से 0 होगा। तब क्या हो जाएगा, नोट करिए। बहुत बड़ा रीजन है आपके फिजिक्स को बैक जाने का, ये आपको बैक करता जाएगा। और ये ध्यान रख दीजिए जिसका फिजिक्स फेवरेट नहीं है, देखिए जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रैंकर 12 पास होते होते वही किया है जिसका फिजिक्स फेवरेट रहा है। अब 2-3 साल 4 साल लग करके जो सेलेक्ट होता है उसका बायो फेवरेट होता है, लेकिन ये फर्क होता है। तो अपना फिजिक्स स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलिए, फ्रेशर रैंक देने का प्रयास करिए इसमें, 1-2 साल में नहीं। तो टेबल टीवी निकालना होगा तो रख दीजिएगा इसमें। एग्जाम अगर पूछता भी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो वहां पर आसान इक्वेशन बनेगा। हो गया ना, बाकी सब रख लेंगे क्लियर। इसमें या फिर फर्स्ट और सेकंड वाला में जो भी यहाँ रखना होगा ये कर लो। कैलकुलेशन केवल है, a मिल गया है तो t1 मिल जाएगा, इसमें रखेंगे a तो t2 मिल जाएगा। अब जो बच्चा इसको ला दिया मतलब उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है।
नहीं तो फिर सीखेंगे जब हम बताएंगे तो कोशिश करिए कि बिना मेरे बताए आपका आ जाए आंसर। ट्राई और ऐसा करते हैं, इसमें इसको डिस्क ले लेते हैं और मास m ले लेते हैं। ये डिस्क है और डिस्क का मास m और रेडियस r। अच्छा ये m के टर्म में ले लेते हैं, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको 3m लेते हैं और इसको r। स्मॉल m है सर। सभी स्टूडेंट की कॉपी में यही डायग्राम शायद बना होगा, अगर आप लोग बनाए होंगे सोच समझ के। तो इक्वेशन बना हुआ है यहाँ पर T1 = ma, यहाँ पर इक्वेशन बना होगा 2mg - T2 = 2ma। इसका नेट टॉर्क क्या आएगा? कौन सा टेंशन ज्यादा? T2 ज्यादा होगा क्योंकि इधर इधर रोटेट कराएगा तो T2 ज्यादा ड्यूल करेगा। तो नेट टॉर्क कितना आएगा? रेडियस T2 - T1। देख लीजिए, नेट टॉर्क = I अल्फा। I मतलब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = होगा mr²/2। तो m है 3, तो 3m r²/2 ये हो जाएगा 3m r²/2 इनटू अल्फा। अच्छा अल्फा और आर में रिलेशन क्या होगा? तो अल्फा = r अल्फा, नहीं a = r, ये बन जाएगा। अब यहाँ से इसको रखेंगे तो क्या बन जाएगा? r को डिवाइड, अच्छा एक r यहाँ से एक r कैंसिल, तो आ गया T2 - T1 = 3m r/2। a = क्या रखेंगे? a = a/r, a नहीं अल्फा a/r, यहाँ पे फिर r से r कैंसिल, क्या गया 3ma/2 T2 - T1। और m में रिलेशन दे दिए और डिस्क नाम दे दिया कोई, तो देखिए इक्वेशन ऑफ न्यूटन का बन रहा है। देखिए कहीं अल्फा नहीं दिख रहा है,
रोटेशन का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, अब सब ट्रांसलेशनल। अब यहाँ से अब पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है और तीसरा इक्वेशन ये। अब सबको जोड़िए, एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन आएगा, एक एक करके सब में रख दीजिए, T1 T2 अल्फा जाएगा। अब नहीं सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ना। तीनों को जोड़िए, T1 T2 कैंसिल, अल्फा आएगा, बाकी अल्फा के इक्वेशन रख दीजिए सभी के, वहां से T1 T2 और अल्फा है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्विलिब्रियम दो टाइप का, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगा जब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो पहला देखते हैं इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है या फिर बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन 0 हो या फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कंजर्व हो। ये तीन कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने का। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन क्या क्या होगा, नेट टॉर्क ऑन बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट। देखिए यहाँ पर यही एक खास बात आया था, रोटेशनल में हम लोग को एक्सिस का भी नाम लेना पड़ता है बार बार, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 आ गया तो बोल देंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम है। हर एक एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 आना चाहिए, तभी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन फिर आप लोगों ने सर आप एक बार हम लोग बताए थे कि अगर नेट फोर्स 0 होता है तो टॉर्क ऐसा वैसा होता है। हाँ कितने बच्चों को बात याद है, मतलब कुछ कि नेट फोर्स 0 होगा तो टॉर्क एक्सिस पर डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा, फिक्स होता है नहीं फिक्स होता है, कुछ तो कमेंट किए थे वहां पर, कुछ लिखवाए थे टॉपिक में कि काम आएगा। पूछ रहे क्वेश्चन ये था वहां पर कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा
क्या किसी भी एक्सिस, क्या एक्सिस बदलेंगे तो क्या टॉर्क बदलेगा या नहीं? अच्छा, उसके पहले भी एक पॉइंट बोले थे, चलो उसके पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो क्या नेट टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? पहला तो यहाँ शुरुआत किए थे, बताइए अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। हम गारंटी नहीं ले सकते कि टॉर्क 0 होगा ही होगा, पहली बात, मे और मे नॉट बी 0। क्लियर ना? दूसरा कि अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या किसी भी एक्सिस के, मतलब एक्सिस बदलने से 0 हो भी सकता नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर हो गया। और जब 0 नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, जो आएगा क्या वो एक्सिस के बदलने से बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलिए। हम रीजन पूछेंगे, आपको रटना नहीं है, आपको बताना है, मतलब रीजन बताना है सर, रट के नहीं, इन्हें बिल्कुल एकदम दिमाग में याद है तभी बता रहे हैं। क्या बोले, किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, मतलब कि टॉर्क कुछ आएगा, तो टॉर्क जो कुछ आएगा क्या वो एक्सिस के बदलने से बदलेगा या हर एक्सिस के अबाउट एक ही रहेगा? तो बोले थे हर एक्सिस के अबाउट सेम रहेगा, हर एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सेम रहेगा, ये लिखवाए थे। अभी उसका फायदा यहां पर क्या होने वाला है, अब समझिएगा ध्यान से। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये तभी होगा जब नेट फोर्स क्या होगा, या फिर नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, या फिर लीनियर मोमेंटम बॉडी का क्या होगा, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, अगर वो नेट फोर्स 0, इसका मतलब कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट टॉर्क हम 0 बोल रहे हैं, तो टॉर्क तो वेरिएबल होता है एक्सिस के वेरी करने से, एक्सिस के बदलने से टॉर्क बदलता रहता है। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा सर कि सर तब किसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे 0 करने के लिए? भाई टॉर्क तो एक्सिस वाइज बदलता रहता है ना, लॉजिकली सोचिए ना, टॉर्क एक्सिस बदल देंगे टॉर्क बदल जाएगा। अब हमें टॉर्क क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। हमें ये भी पता है कि एक्सिस के बदलने से टॉर्क बदलता है, तो हो सकता है किसी एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, दूसरे एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं 0 है, क्योंकि एक्सिस बदलने से टॉर्क बदलता है। टॉर्क हमें 0 दिखाना है, 0 दिखाना है तो किसके अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट? क्योंकि एक्सिस के बदलने से टॉर्क बदलता है, तो हो सकता है एक एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 आ रहा है, क्योंकि टॉर्क बदलता है एक्सिस बदलने से, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 ना हो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर किसके अबाउट नेट टॉर्क निकालेंगे और 0 करेंगे? तो बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, हम लोग जो है बॉडी का नेट टॉर्क किसी की भी अबाउट अगर 0 दिखा दिए तो मतलब पक्का है कि चाहे एक्सिस कहीं भी लें, सभी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, हम 2-3 बार बोलेंगे जब तक दिमाग समझ में आ जाए। देखिए दोबारा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ से क्या सीख रहे हैं? टॉर्क के बारे में। नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क के बारे में क्या सीख रहे हैं? टॉर्क के बारे में ये सीख रहे हैं कि एक्सिस बदलेगा लेकिन टॉर्क जो नेट आएगा वो नहीं बदलेगा, इसके अबाउट भी वही टॉर्क आएगा जो इस एक्सिस के अबाउट आएगा, जो इस एक्सिस के अबाउट आएगा, जो इस एक्सिस के अबाउट आएगा। एक तो पॉइंट हम ये बोले थे, कब सभी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, नहीं टॉर्क सेम होगा, जब बॉडी पर लगने नेट फोर्स क्या होगा, दूसरा पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 होगा तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, वो कंडीशन होता है। तो सर किसके अबाउट नेट टॉर्क 0 दिखाना है? तो हम बोलेंगे कि
चाहे किसी एक एक्सिस, चाहे कोई भी एक्सिस हो, किसी एक एक्सिस के अबाउट अगर नेट टॉर्क जीरो आ गया, तो अगर एक के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आ गया, अगर ये है तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आ गया तो ऑटोमेटिकली सबके अबाउट जीरो आ जाएगा। मतलब बॉडी का इक्विलिब्रियम में होना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर याद नहीं करना है कि किसके अबाउट नेट इक्विलिब्रियम जीरो दिखाना है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो चाहे किसी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क निकाले, सभी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब डीपली बच्चा पढ़ेगा तो ये बाद में आराम से कंफ्यूजन आएगा, और ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन कि कोई इसको एग्जैक्टली ये डिफाइन करे। मतलब आप देख लीजिएगा, उसमें बुक में पढ़िएगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, क्लियर ना। तो इसलिए इसको किसी हेल्प से पढ़ नहीं सकते आप, इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। क्या बोले हम, एक बार सुन लीजिए क्या नोट करना आपको है, क्योंकि बाकी शायद ही एक का दो का जगह मिले इसका पॉइंट। पहला क्या बोले हम, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा, चाहे कोई भी एक्सिस ले लें, हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क सेम आएगा, पहला बात। दूसरा कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर हम ये प्रूफ कर दिए कि किसी एक एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, तो चाहे किसी भी एक्सिस के अबाउट लेंगे नेट टॉर्क हमेशा जीरो आएगा। क्लियर, इसे नोट करें। पता नहीं से हमको अभी भी नहीं समझ में आया क्या क्या आप बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है सर। हम आपको समझ रहे हैं बात को। हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। हाँ, लिखना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क सभी एक्सिस के अबाउट जीरो ही आएगा। ये उसका की पॉइंट है जो फाइनली आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। क्या, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट टॉर्क जीरो किसी भी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं। नेट टॉर्क जीरो किसी भी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं। डेफिनेट जीरो ना चाहिए कंडीशन है वो तो हम, हाँ, सब कंडीशन एक दूसरे से लिंक है पूरा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो किसी भी एक्सिस के अबाउट हम ले सकते हैं। अच्छा, क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम के नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, या अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तब भी हो जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम? या देखिए, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये भी एक कंडीशन है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं इसको।
नोट करिए इसको। अच्छा, देखने में क्या लग रहा है कि किधर रोटेट करेगा? जैसे ये रॉड है, एक यहाँ से बांध दिया, यहाँ बांध दिया, किधर रोटेट करेगा? किधर रोटेट करेगा? नहीं रोटेट करेगा। अब कुछ रोटेट करा आपने, वो खुद प्रेत ऑटोमेटिक नहीं करेगा ना। जैसे कि इसने यहाँ बांध दिया तो ये कहाँ रोटेट करेगा? चुपचाप पड़ा रहेगा ऐसे ही। अच्छा, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब किधर चलेगा? नहीं चलेगा, मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। एक बता देते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अब बताना क्या है, मिलकर सॉल्व करते हैं ना। आप लोग बोलिए, हम सॉल्व करेंगे, ठीक? चलिए, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, अब सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग कभी रोटेशनल नहीं, कभी भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स जीरो दिखाने की कोशिश करेंगे कि नेट टॉर्क जीरो दिखाने की कोशिश करेंगे? हाँ, पहला स्टेप हमेशा नेट फोर्स जीरो दिखाने की कोशिश करेंगे, तब सेकंड स्टेप पे नेट टॉर्क। अच्छा, चलिए आप लोग बताइए क्या करेंगे? नेट फोर्स जीरो दिखाना है, कौन सा स्टडी करेंगे नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए? ट्रांसलेशनल स्टडी करेंगे। उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? बोलते नहीं, हम करते रहते हैं यहाँ पर। ट्रांसलेशनल स्टडी का पहला स्टेप क्या है? बॉडी के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे रखते हैं। पहले उसको पॉइंट मास तो बनाएं। पहला स्टेप क्या है? पूरे रॉड को के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप एफडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एफडी। बताइए, एफडी में एक T1 इसका इधर, T2 इधर और F नीचे। क्या इसके अलावा भी किसी कोई और भी फोर्स दिख रहा है क्या? अगर कॉपी में आप सॉल्व करते तो यही दिखाते, तीसरा चौथा भी आता? नहीं आता ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं? ट्रांसलेशनल स्टडी करने जा रहे हैं, एफडी बनाते हैं। बताइए क्या क्या किधर किधर दिखाते हैं? बताइए आप लोग। जो फोर्स जिधर लग रहा है उधर दिखाते हैं। तो बताइए T1 किधर लग रहा है? ऊपर। T2 किधर लग रहा है? यही आप लोग कॉपी में दिखाते हैं। mg किधर दिखाते हैं? नीचे। अच्छा, ये अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लगना चाहिए। मतलब T1 और T2 मिलकर के किसके बराबर? आप लोग यही क्वेश्चन बनाते हैं, पता है क्वेश्चन बन गया। दूसरा, ये था ट्रांसलेशनल स्टडी करने से। रोटेशनल स्टडी में जो बॉडी जिस शेप एंड साइज का होता है उसको उसी शेप एंड साइज में रखते हैं। कब? रोटेशनल स्टडी करते हैं तब, क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मायने रखता है। मतलब फोर्स कहां कहां लग रहा है कि मायने रखता है, तो उसको पॉइंट मास नहीं मान सकते। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इसका रोटेशनल स्टडी करेंगे तो एफडी तब भी बनाएंगे। रोटेशनल स्टडी में भी एफडी बनाते हैं। अंतर क्या होता है? ट्रांसलेशनल स्टडी में पॉइंट मास मान करके एफडी बनाते हैं और रोटेशनल स्टडी में जो बॉडी जिस शेप एंड साइज का होता है उसी शेप एंड साइज में उसका एफडी बनाते हैं। बस अंतर दोनों में यही है। इसका मतलब इसका T1 इधर, T2 इधर और mg इधर। अब नेट टॉर्क जीरो दिखाना है, तभी तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो फिर एक बार क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सिस वाइज टॉर्क बदलता रहता है। जैसे इसके बोर्ड टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क कुछ और आएगा, इसके बोर्ड निकालेंगे तो पोजीशन बदल गया एक्सिस का, टॉर्क कुछ और आएगा, इसके बोर्ड टॉर्क कुछ और आएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा किसके बोर्ड सर नेट टॉर्क जीरो दिखाया जाए? बोलिए।
किसके अबाउट नेट टॉर्क 0 दिखाया जाए। तो इसी के लिए हम वहां पर पॉइंट लिख पाए थे वो कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हम टॉर्क कहीं पर भी 0 दिखा सकते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 दिखा सकते हैं। अच्छा, उसमें बुद्धिमानी से काम करना है कि हम लोग हमेशा एक्सिस वहीं पर चॉइस करना चाहेंगे जहां से अननोन ज्यादा पास करेगा। वो एक्सिस लेना हम लोग के कैलकुलेशन को आसान करता है जहां से अननोन फोर्स पास करे, क्योंकि अननोन फोर्स उसी एक्सिस से पास करेगा तो उसका टॉर्क 0 आ जाएगा। तो सर ऐसा करिए, आप इसके अबाउट निकाल दीजिए। हाँ, पूरा का पूरा फोर्स ही पास कर गया। देखिए ये भी पास कर गया उसी एक्सिस से, ये भी, तो मिला क्या? कुल मिला के 0 मिल गया, कुछ भी नहीं मिला। क्लियर ना? तो इतना भी खतरनाक हम लोग को एक्सिस नहीं मानना है। क्लियर ना? ऐसा करते हैं, चॉइस हमारे पास 2 है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, तो कहीं मान लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ मानेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, ये पता है, ये पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मानते हैं तब कहाँ पर? यहाँ पर, तो क्या दिक्कत होता? दिक्कत नहीं है, नेट टॉर्क कभी भी 0 आता। इस एक्सिस के अबाउट में तीनों का नेट टॉर्क 0 आता, लेकिन उसमें T1 भी मिल जाता, T2 भी मिल जाता, mg तो नोन है ही, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सिस यहाँ पर मानना अच्छा रहेगा। बताइए नेट टॉर्क, इसका नेट टॉर्क। अच्छा, नेट टॉर्क किसके द्वारा? टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। टॉप 1 इसके द्वारा 0, इसके द्वारा। तो बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट ये इधर घुमाएगा, इसको प्लस मान लेते हैं। इस एक्सिस के अबाउट ये किधर घुमाएगा? इधर या इधर? कैसे पता चलता है? एक्सिस से इसको अगर किसी रॉड जैसा मान लें तो इस रॉड को ये टेंशन किधर घुमाएगा? इधर घुमाएगा। माइनस हो गया, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो इसका मतलब कितना आएगा? इसका तो बोलेंगे एक्सिस से mg कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? एक्सिस से mg कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो बोलेंगे टोटल ये वाला l/2 है, तो ये कितना होगा? l/6 माइनस l/2 के l/2 माइनस l/6, ये हो जाएगा। कितना आ रहा है वो? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 12/3 बोल सकते हैं। कितना आएगा? l/3 ना? ठीक है, क्या गया? l/3। तो ये कितना आएगा? नहीं, इससे मतलब नहीं है, एक्सिस से फोर्स का डिस्टेंस लेते हैं। ये कितना आएगा? एक्सिस से फोर्स का ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा l/6, l/4 को घटा देंगे टोटल में से। इनके बीच का डिस्टेंस है ये, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? टोटल में से ये और ये घटा देंगे। पता है कितना आ रहा है? टोटल में से l/6 और l/4 घटा देंगे, देख कितना आ रहा है? ज्यादा खतरनाक है क्या? बताइए कितना है? ये आ गया 10, 10l/24, तो 5l/12 ये आएगा 5l/12, तो 7l/12 नहीं आएगा ना? यस सर। ठीक है, तो इसका बताइए, इसका कितना टॉर्क आएगा? ड्यू टू mg और ये ड्यू टू T2, ये कितना आएगा? ये आएगा l/3 इंटू mg, और इसका माइनस आएगा कितना? तो ये आएगा, अगर ये गलत नहीं होगा तब T2 इंटू 7l/12, कंडीशन है इसके साथ, ये मिलकर के 0। अब तक यहाँ से l/3 कैंसिल, ये आ गया 1/4। क्लियर हो गया? T2 कितना है? 4mg/7। सही है? अगर कैलकुलेशन सही होगा तो ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट मेरा बताना काम था। कॉन्सेप्ट ये था कि इसका फोर्स, इसका डिस्टेंस, इसका फोर्स, इसका डिस्टेंस बराबर कर देंगे आंसर, ये कॉन्सेप्ट। बाकी ये आपके हाथ पे कैलकुलेशन सही करेंगे। नोट कर लीजिए क्या है।
एक आ गया तो दूसरे को भी निकाल सकते हैं। जैसे T1 आ गया तो T1 को इसमें रख देंगे, इसमें T2 को इसमें रख देंगे, T1 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछ लेगा इसमें, डायरेक्शन में, टॉर्क निकालने में। हो गया? क्या कहना? इसको सॉल्व करिए, आंसर तक पहुंचिए। ये स्ट्रिंग है, वहां पर ये जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कॉन्सेप्ट वही है। टेंसर भी ऊपर ही होगा और जो ये उसको नॉर्मल फोर्स देगा वो भी ऊपर ही होगा। तो केवल डायग्राम चेंज है, कॉन्सेप्ट और प्रोसेस सब कुछ सेम है स्ट्रिंग जैसा। ऐसा थोड़ी ना है, ए या बी पर कहां पर टॉर्क लेना, एक्सिस लेना सही रहेगा।
क्योंकि ए पर फोर्स पूछ रहा है। अगर एक्सिस यहीं पर ले लेंगे तो जिसको निकालना है वही गायब हो जाएगा, इसलिए एक्सिस यहाँ पर लेना बुद्धिमानी होगा। बात समझ रहा है? तो यहाँ पर एक्सिस एट बी, अगर ऐसा करते हैं तो बताइए एक टॉर्क देगा वेट और एक टॉर्क देगा Na। बताइए कैसे निकालेंगे? दोनों का टॉर्क बैलेंस करेगा। टॉर्क ड्यू टू Na ये बराबर होना चाहिए टॉर्क ड्यू टू वेट। ठीक, अभी ये कितना आएगा? तो बोलेंगे ये आएगा B into Na। ठीक, D उनके बीच का डिस्टेंस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस D है, into Na टॉर्क आ गया। अच्छा इसका टॉर्क कितना होगा? इसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D माइनस एक्स, तो जाएगा वेट इंटू D माइनस एक्स। अब यहाँ से Na कितना आ गया? W D माइनस एक्स बाई D। ये आंसर। इस इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ा। इस इक्वेशन का कब जरूरत पड़ता? जब उसका भी पूछता। जैसे भी Na निकालना है, Nb निकालना होता तो इसका यूज करते, इसका तो इसमें यूज भी नहीं पड़ा। तो कितना टाइम लगना था आप लोग को? गलत बात है ना, आप लोग को पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। कितने बच्चों को आया थे ये आंसर? समझ में नहीं, मतलब क्या इसमें दिक्कत है? सिर्फ नेट डॉट जीरो करना था किसी एक के को। किसी को दिक्कत समझने में? किसी सब कंडीशन में न्यूट्रल टाइप को पढ़े, समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नेट टॉर्क अबाउट B वही जीरो करना था, जीरो करके तुरंत आ जाता है। ये नीट में आया हुआ था, सोचे आप लोग ला देंगे। जब इसके पहले इसी टाइप क्वेश्चन करवाए। अभी होमवर्क जो है क्या होमवर्क जो है अभी